नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, आज संसद में 2026 का बजट पेश हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 9वीं बार बजट पेश किया। इस बजट भाषण के दौरान उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की हैं जो देश भर के लिए लोगों को राहत देने के लिए बहुत जरूरी थी। लेकिन चर्चा हम बिहार की करेंगे कि बिहार को इस बजट में क्या मिला, क्या मिलना चाहिए था, और जो अब तक तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं उससे क्या दिखाई पड़ता है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी हैं। कैसे देख रहे हैं इस 2026-27 के बजट को? देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने आज सुबह में दही चीनी खिलाकर हमारे जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उनको विदा किया संसद भवन के लिए कि आप जा करके मीठा मीठा बजट पेश कीजिए ताकि देश की जनता खुश हो सके और देश का विकास तेजी से हो सके। वैसा बजट आप पेश कीजिए। ये एक परंपरा चली आ रही है कि हर बजट के दिन वित्त मंत्री पहले राष्ट्रपति भवन जाती हैं, राष्ट्रपति से मिलती हैं, उनको बजट की कॉपी देती हैं, उस पर उनकी अनुमति लेती हैं और वो दही चीनी खिला करके, जो भारतीय परंपरा है, किसी भी शुभ काम के लिए कोई निकलता है व्यक्ति तो उसको दही चीनी खिलाया जाता है। माना यह जाता है कि इससे जतरा अच्छा हो। तो निर्मला सीतारमण जी का जतरा तो राष्ट्रपति जी ने बना दिया, मगर उसमें देश का जतरा कैसा बना ये अब आने वाला समय बताएगा। क्योंकि अभी तक जो बजट के बाद जो मैसेज मिला वो बहुत उत्साहजनक नहीं, क्योंकि शेयर मार्केट बिल्कुल धड़ाम हो गया। जैसे निर्मला सीतारमण जी का बजट भाषण समाप्त हुआ, शेयर मार्केट भी नीचे चला गया। दूसरे की बिहार के लोग उम्मीद लगाए हुए थे इस बार कि यहाँ से रिजल्ट अच्छा हुआ है, एनडीए को बड़ी जीत मिली है बिहार विधानसभा चुनाव में, तो उसका कुछ प्रतिफल मिलेगा बिहार को और केंद्र सरकार कुछ स्पेशल सुविधाएं देंगी बिहार के लिए। मगर वैसा बजट में अभी सरसरी तौर पर देखने पर कुछ नजर नहीं आया। फिर भी जो कुछ मिला है उसके बारे में दर्शकों को बताते हैं। एक तो कि जो जिसको सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है वो है कि पटना में एक शिप रिपेयरिंग सेंटर खुलेगा गंगा नदी के किनारे। यानी गंगा नदी से होकर के मालवाहक जहाजों का आना जाना शुरू होगा और जो जहाज आएंगे उनकी मरम्मती का एक बड़ा केंद्र यहाँ एक वाराणसी में खुलेगा। तो वो सीधे सीधे रोजगार क्रिएट करेगा, नए लोगों को उसमें रोजी मिलेगी और एक बड़ा उद्योग इससे विकसित हो सकता है। क्योंकि अभी तक मुख्य रूप से जो माल का परिवहन होता है वो सबसे ज्यादा होता है सड़क मार्ग से, कुछ होता है रेल मार्ग से। तो ये दोनों खर्चीले होते हैं। रेल मार्ग तो सस्ता है मगर उसमें समय ज्यादा लगता है और सड़क मार्ग सबसे ज्यादा खर्चीला है। उसके बनिस्पत ये जो जल मार्ग होगा ये बहुत सस्ता होगा। तो इसको डेवलप किया जा रहा है और ये हो जाएगा तो एक बड़ी उपलब्धि होगी देश के लिए। मतलब आज के बजट में प्रमुख रूप से बिहार के लिए जो बड़ी घोषणा है वो यही है। ये है। और एक है जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेगा, वो वाराणसी से लेकर के सिलीगुड़ी के लिए बनेगा। तो उससे वो हाई स्पीड लाइन जो है वो बिहार होकर के गुजरेगी। बक्सर, आरा, पटना, फिर ये किशनगंज, बेगूसराय, ये सब होते हुए सिलीगुड़ी तक जाएंगे। और फिर वाराणसी से दिल्ली के लिए एक हाई स्पीड कॉरिडोर भी बन रहा है। तो यानी पटना से दिल्ली आप सीधे जुड़ जाएगा इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से। ये एक फायदा दिखा है इसमें बजट में। मगर उससे ज्यादा बिहार के लिए जो फायदेमंद है वो ये शिप रिपेयरिंग सेंटर, ये एक बड़ा बिहार को मिला। तो ये याद रखिएगा कि आज 85 मिनट का भाषण जो है निर्मला सीतारमण ने संसद में दिया, लेकिन एक बार भी उन्होंने बिहार का नाम नहीं लिया है, 2 बार पटना का नाम जरूर लिया है। तो पटना यानी बिहार, तो इसको ये नहीं कह सकते कि बिहार का नाम नहीं लिया। पटना किया गया। दूसरे की जो 800 जिले में देश भर के गर्ल्स हॉस्टल खोले जाएंगे तो उसमें बिहार के
38 जिले शामिल अच्छा, ये बड़ी घोषणा मानी जा सकती है देश हाँ, के लिए ही। हाँ। केवल बिहार की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल के समय में हम लोगों के यहाँ तो खबर भी चल रही है कि गर्ल्स हॉस्टल में जो हुआ है कांड नीट छात्रा के साथ, तो ऐसे में एक गर्ल्स हॉस्टल खोलना हर जिले में, तो आपको ये कितना महत्वपूर्ण लग रहा है? क्योंकि बिहार के भी 38 जिलों में खुलेंगे। 38 जिले में खुलेंगे, मगर एक जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल, ऊंट के मुंह में जीरा। अच्छा। उसका क्या फायदा क्या होगा? अब जैसे मान लीजिए कि पटना एक जिला है, पटना में एक खुल गया, और कितना बड़ा जिला है, कितनी छात्राएं उसमें रह सकेंगी? जिला के देश भर से तो लोग, बिहार के पूरे कोने कोने से लोग पटना आते हैं पढ़ने के लिए। बहुत ज्यादा ये फायदा इसका मिलेगा ऐसा नहीं लगता है, बल्कि इसको थोड़ा सा संशोधित रूप में पेश किया जाता, 50-50 का शेयर लेकर के, और राज्य सरकारों से भी करवाया जाता। आधा खर्च उसका राज्य सरकार वहन करती है, आधा खर्च केंद्र सरकार वहन करता। तो राज्य सरकारों की दिलचस्पी होती कि ज्यादा से ज्यादा हम खोलें, और तो वो ज्यादा फायदेमंद होता हमको जो लग रहा है। मगर एक जिले में एक खुलना तो ये बहुत अपर्याप्त है। अपर्याप्त। चलिए शुरुआत एक अच्छी शुरुआत केंद्र सरकार का ध्यान, क्योंकि उम्मीद किया जाएगा, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल में रहना क्योंकि सबके लिए आसान नहीं होता है, आर्थिक रूप से भी काफी खर्चीला होता है। तो जब सरकार इसको बनाएगी तो उम्मीद की जाएगी कि उतना आर्थिक संसाधन जो है वो व्यक्तिगत तौर पर खर्च नहीं होगा, और वो लाभ के लिए नहीं चलेगा। क्योंकि सरकारी छात्रावास होगा तो वो नो प्रॉफिट नो लॉस पर चलेगा, तो छात्राओं को थोड़ा आर्थिक उससे राहत भी मिलेगी, खर्चे से राहत मिलेगी, और खास करके जो आर्थिक तबके से कमजोर आर्थिक तबका जो है उसको ये बहुत लाभकारी होगा उसके लिए। हालांकि बिहार सरकार इस दिशा में पहले ही कदम उठा चुकी है। एक कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल ऑलरेडी पटना में खुल चुका है, अब उसमें अलॉटमेंट होने वाला है। हालांकि उसमें सीटें कम है, मगर एक शुरुआत बिहार सरकार अपनी ओर से पहले से कर चुकी है इस क्षेत्र में। और फिर एक रक्सौल से हल्दिया तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, हालांकि इसकी घोषणा पहले हो गई थी, मगर अब इसको बजट में ले आया गया है। ये 10,000 करोड़ से ज्यादा का की परियोजना है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग बनेगा, ये बिहार से होकर के रक्सौल से शुरू होगा, तो बिहार को भी इसका लाभ मिलेगा। और एक और घोषणा ये है कि मखाना बोर्ड का गठन होगा। तो ये पिछले बजट में भी था, 2026 के बजट में भी मखाना बोर्ड के गठन, मतलब पिछले बार भी केवल गठन की जानकारी थी, इस बार भी केवल गठन की जानकारी थी। प्रधानमंत्री कहाँ कब कैसे पूर्णिया के सभा में चुनाव, विधानसभा चुनाव में, वहां भी इसकी घोषणा हुई, तो मगर काम कुछ आगे नहीं बढ़ा, उसमें घोषणा ही भर रह गई। अब फिर उसी घोषणा को इस बजट में भी दोहरा दिया गया है, और ये कहा गया कि इससे 5 लाख किसानों को लाभ होगा। भाई पहले उसको खोलिए, तो अभी तो जगह ही तय नहीं हुआ, जिला तय नहीं हुआ कि कहाँ खुलेगा। तो ये बजट भी पार कर जाए तो कोई आश्चर्य नहीं, जो स्थिति है। एक नई चीज जरूर है कि इन दिनों धार्मिक टूरिज्म को बहुत बढ़ावा दे रही है सरकार, चाहे वो बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो। और इस क्रम में नए नए सुविधाएं दी जा रही हैं, नई सड़कें बन रही हैं, सौंदर्यीकरण हो रहा है, विस्तार सुविधाओं का हो रहा है जो धार्मिक स्थल हैं। तो उसी क्रम में गया में विष्णुपद मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर है, और वहाँ बगल में बोध गया है, महाबोधि मंदिर, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो उस ये विष्णुपद मंदिर से महाबोधि मंदिर तक एक कॉरिडोर का निर्माण होगा। यानी आप यहाँ से धड़ाक से वहां पहुंच सकते हैं, रास्ते में आपको कोई बाधा नहीं आएगी। हालांकि वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 10 किलोमीटर की दूरी लगभग है वहां से। तो ये चूंकि वो इंटरनेशनल महत्व का है बोध गया और विष्णुपद भी, तो इसलिए ये एक पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र होगा, उनकी सुविधाएं बढ़ेंगी और पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी। तो ये गया के लोगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। इससे वहाँ लोग आएंगे, बाहर के लोग आएंगे, तो वहाँ का मार्केट भी डेवलप होगा उस हिसाब से। तो ये एक अच्छी चीज है। फिर बेटा में जो निर्माणाधीन हवाई अड्डा है अभी जो बन रहा है, ब्राउन फील्ड हवाई अड्डा, उसका विकास किया जाएगा और ज्यादा विकास होगा। केंद्र उसके लिए स्पेशल फंड देगी। और जो पटना एयरपोर्ट है उसके डेवलपमेंट की भी बात इसमें की गई है बजट में, और केंद्र सरकार इसके लिए भी पैसा देगी। उसकी क्षमता का विस्तार होगा, यानी
उसमें और ज्यादा जहाज उतर सके वहां, मगर जमीन की समस्या है। ये कितना फ्रूटफुल हो सकेगा ये देखना होगा, क्योंकि जमीन ही वहां नहीं है। तो जमीन के चलते वो कैसे क्षमता विस्तार करेंगे ये तो अब बताएगा आने वाला समय। और एक जो और फायदा जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, हाई स्पीड वो, तो ये एक बक्सर, आरा, पटना, कटिहार, किशनगंज होते हुए ये रेल लाइन गुजरेगी। और गर्ल्स हॉस्टल की भी बात हम कर ही चुके हैं, बिहार का 38 जिलों में बनेगा। फिर एक और बड़ी घोषणा है जो बिहार के लिए लाभदायक है कि 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों का विकास किया जाएगा केंद्रीय फंड से। तो इस कैटेगरी में बिहार के 8 शहर आते हैं, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, बेगूसराय, नालंदा, पूर्णिया और गया। तो इन शहरों को आधुनिक बनाने के लिए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए, नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए केंद्र सरकार फंड देगी और वहाँ उसको नए सिरे से डेवलप किया जाएगा। तो ये एक नागरिकों की सुविधाओं के लिहाज से ये एक अच्छी खबर है, संदेश है ये केंद्र सरकार की ओर से। मगर बिहार में दिक्कत दूसरी है। बिहार में दिक्कत ये है कि पैसे का सही तरीके से खर्च नहीं होता है। अभी पटना में देखा जा रहा है कि पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पैसे मिल रहे हैं, मगर स्मार्ट सिटी के नाम पर लूट खसोट ज्यादा हो रहा है। नागरिक सुविधाओं का विस्तार जितना हो रहा है उससे ज्यादा की रकम लूट खसोट में चली जा रही है। आप देख लीजिए, पटना शहर में कई बस पड़ाव बनाए गए हैं, वहां बस कभी आज तक रुकी नहीं। वहां अवैध वेंडरों का कब्जा हो गया उस पर, लोग रात में वहां सोते हैं, दिन में वहां दुकानें सजती हैं और बस बीच सड़क पर रुकती है। उसी तरह कई जो छोटे छोटे तालाब थे पटना शहर में, उनका जीर्णोद्धार करके डेवलप किया गया कि वहाँ फवारा चलेगा, मोटर बोट चलेगा, दर्शक आएंगे, पर्यटक आएंगे, घूमेंगे, बच्चों के लिए पार्क बना। मगर वो सब कुछ ही दिन में कबाड़ा बन गया। वहाँ बड़े तामझाम से उद्घाटन हुआ, उसका सब कुछ हुआ, मगर वो आज वैसे ही ठप पड़ गया है। शहर में कई जगह फवारा लगाए गए कि खूबसूरती बढ़ेगी शहर की, और गर्मी के दिनों में तापमान ठंडा रहेगा, कम रहेगा, वो सब खराब हो गए, उसकी रिपेयर नहीं हुई। तो इसी तरह से बिहार में जो है सरकारी राशि का अपव्यय बहुत हो रहा है। कई जगह से आप सुने होंगे, मीडिया में खबरें भी आई कि कई जगह पुल ऐसे जगह बना दिए, बीच खेत में पुल बना दिया और उसके ना आगे रोड ना पीछे रोड, बीच खेत में ऐसे चौर में पुल खड़ा है। तो ये पैसे की लूट है, खुली लूट है। तो डर ये है कि ये जो 8 शहर आपके हैं 5 लाख से अधिक आबादी वाले, और वहां जो केंद्रीय फंड से विकास होने की बात कही गई है केंद्रीय बजट में, उस पैसे का क्या होगा, कितना बंदरबांट होगा और कितना जमीन पर काम होगा, ये बड़ी समस्या है बिहार की। तो इसके लिए सरकार को, केंद्र सरकार के साथ साथ बिहार सरकार को भी सख्ती से निगरानी करनी होगी कि एक एक पैसे का हिसाब हो और उसका सदुपयोग हो। अच्छा, बहुत जो आम लोग हैं, खासकर मिडिल क्लास जो लोग हैं, उन्होंने इस बजट से बहुत उम्मीदें लगा रखी थी कि उनके लिए भी कुछ बड़ी घोषणाएं होंगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बजट ने आम लोगों के और मिडिल क्लास लोगों को ध्यान में रखकर ये बजट लाया गया है? सरकार तो दावा यही करती है कि हमने देश हित के लिए और विकासोन्मुख बजट प्रस्तुत किया है, मगर एक इस बजट में और बड़ी बात है जिसका फायदा करीब करीब हर परिवार को होगा, वो है शुगर और कैंसर की दवा पर टैक्स कम किया गया है। इससे उन दवाइयों की कीमत कम होगी। खास करके कैंसर की दवा जो है वो इतनी महंगी मिलती है, इतनी महंगी मिलती है कि लोग इलाज नहीं करा पाते हैं, दवा खरीद नहीं पाते हैं। आप हॉस्पिटल तो खोल दिए कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, मगर दवा वहां खरीदनी पड़ती है। और वो दवाइयाँ ऐसी दवाइयाँ हैं कि एक एक इंजेक्शन जो है वो 50-50 हजार, 1-1 लाख का आता है। अब कहाँ से आम आदमी जो गांव से गरीब बेचारा किसान है या मजदूर है, वो कहाँ से खरीद पाएगा? तो वो दम तोड़ देते हैं, कैंसर के लोग ऐसे ही मर जाते हैं, बिना इलाज हुए मर जाते हैं। तो वो दवाइयाँ सस्ती होंगी। शुगर जो आज घर घर बीमारी हो गई है और जिसको
भारत को वर्ल्ड में शुगर कैपिटल के रूप में माना जाता है, तो उसकी कीमत कम होगी उस दवा की, शुगर की। तो ये एक बड़ी राहत की बात है आम आदमी के लिए, आम भारतीयों के लिए। और इसके अलावे शिक्षा के क्षेत्र में भी कई नई घोषणाएं की गई। कंटेंट क्रिएटर लैब की घोषणा की गई है। कंटेंट क्रिएटर लैब बनाया जाएगा कई जगह पर, ताकि उन डिजिटल स्किल्स को बढ़ावा मिले। तो डिजिटल स्किल, ये डिजिटल दौर है, डिजिटल जमाना है। जो जानकार हैं AI की दुनिया है, कमा रहे हैं, AI का दौर चल रहा है, तो इसलिए उसके आगे आने वाले समय की ये तैयारी है डिजिटल लैब। तो ये सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और समय रहते उठाया है। तो जो लोग स्किल हो करके वहां से सीख करके निकलेंगे वो मजबूती से पैर जमा पाएंगे इस दुनिया में, और अच्छी कमाई उनकी होगी, और उसकी जरूरत भी है इस देश को। तो वो एक अच्छा कदम है। इसके अलावे भी स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए भी कई बातें कही गई हैं। स्पोर्ट्स के खेलों को लेकर भी और उनके वस्तुओं सामानों को लेकर भी थोड़े दामों में कटौती की जाने की संभावना जताई गई है। इनकम टैक्स में जो आयकर लगता है उस पर कोई या कोई जस का तस है, वो बराबर है। और कोई बड़ी घोषणा वैसी घोषणा नहीं है जिसका उल्लेख किया जाए। और खासकर बिहार की बात करें, खास करके बिहार की, तो बल्कि दक्षिण के राज्यों पर ज्यादा इस बात फोकस है क्योंकि वहाँ चुनाव होने वाले। अच्छा, मगर बंगाल में भी चुनाव वाला है, बंगाल उपेक्षित हो गया है। पता नहीं क्यों निर्मला सीतारमण जी नाराज हैं बंगाल से। तो बंगाल की अपेक्षा जो है दक्षिण के राज्यों, तमिलनाडु को ज्यादा ध्यान में रखा गया है। हालांकि केरला के शशि थरूर जी ने बजट की आलोचना की, कहा कि 3 जो ये आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी बनाने की बात की गई उसमें केरला का उल्लेख नहीं है, जबकि केरला सही सेंटर है आयुर्वेद का। आयुर्वेद का वहाँ इतना गांव में प्रचलन है कि पूरे देश से लोग वहाँ आयुर्वेदिक इलाज के लिए जाते हैं। तो एक वहाँ तो खुलना ही चाहिए, मगर वहाँ का नाम उसमें नहीं है, केरला का नाम है। तो वो अपनी नाराजगी जता रहे थे। तो कोई और बहुत ऐसा बड़ा लोक हितकारी इसमें घोषणा नहीं दिखाई जिसकी चर्चा की। बिल्कुल। तो देखिए, हम लोग बातचीत कर रहे थे जो आज बजट जारी किया गया है, ऐलान किया गया है, खुद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 9वीं बार आज उन्होंने संसद में बजट भाषण पढ़ा। 85 मिनट तक आज वो बोलती रही संसद में, और जिस तरीके से घोषणाएं हुई हैं, कुछ चीजें हैं जो सस्ती हुई हैं, कुछ चीजें हैं जो थोड़ी महंगी हुई हैं, कुछ राज्यों को ज्यादा ध्यान में रखा गया है, कुछ उपेक्षित रह गए हैं। हालांकि कुछ ऐसी घोषणाएं हैं जो पूरे जितने भी राज्य हैं सब पर लागू होंगे, सबको बराबर फायदा मिलेगा। तो ऐसे में बिहार की हम चर्चा कर रहे थे कि बिहार को क्या मिला। तो विशेष बिहार की अगर बात करें तो जो शिप रिपेयरिंग सेंटर की बात पटना में की गई है वो दिखाई जरूर दिया है। और इसके अलावा जो वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी ने आपको सब कुछ बताया कि क्या कुछ और किस तरीके से देखने को मिला है। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।